अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 16 फरवरी 2024 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 5 शाबान 1445 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। किसान तंजीमों ने आज जुम्मे को भारत बंद की कॉल दी है। इसमें ट्रक और ट्रेड यूनियन भी किसानों का साथ दे रहे हैं। किसानों की हिमायत करते हुए पंजाब की प्राइवेट बस इंडस्ट्री ने भी प्राइवेट बसें बंद करने का ऐलान किया। सिर्फ हंगामी गाड़ियों को ही इस बंद से मुस्तस्ना रखा गया है। पंजाब से दिल्ली जाने वाले किसानों के ग्रुप को शंभू बॉर्डर पर पुलिस और हरियाणा पंजाब की पैरामिलिट्री फोर्स ने रोक दिया। दूसरी तरफ मुत्तहिदा किसान मोर्चा ने आज भारत बंद की कॉल दी। इस मुल्क गेर बंद में मुल्क की तमाम किसान यूनियनों के साथ साथ ट्रक और ट्रेड यूनियन भी किसानों की हिमायत कर रहे हैं। पंजाब से हरियाणा और दिल्ली से उत्तर प्रदेश तक हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। ताहम इस बंद को मुलतवी करने के लिए मरकजी हुकूमत ने जुमेरात की रात किसान तंजीमों के साथ बातचीत की, जो रात तकरीबन 1:30 बजे तक जारी रही, लेकिन ये गैर नतीजा खेज रही। इस दौरान दिल्ली की तमाम सरहदों पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। मरकजी हुकूमत और किसान यूनियनों के दरमियान मीटिंग खत्म होने के बाद किसान लीडर जगजीत सिंह डलेवाल ने कहा कि तहरीक पुरअमन तरीके से जारी रहेगी। हम किसी चीज़ के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। हमारी तरफ से कुछ नहीं किया जाएगा। हम किसानों से भी अपील करेंगे कि हुकूमत फिर इजलास बुलाएगी, हम तब तक इंतजार करेंगे। अगर इतवार को कोई मुस्बित नतीजा नहीं मिलता तो हम जारी रखेंगे। किसानों के एमएसपी की जमानत समेत कुल 13 मुतालबात हैं। किसानों का कहना है कि हुकूमत अपना वादा पूरा नहीं कर रही है और इसके लिए अब मुल्क भर के किसान मुत्तहिदा किसान मोर्चा की क़यादत में भारत बंद मना रहे हैं। कर्नाटक हुकूमत ने सरकारी ज़ेर इंतज़ाम रिहायशी स्कूलों और कॉलेजों में मजहबी त्योहारों को मनाने पर पाबंदी लगाने के अपने हुक्म को वापस ले लिया है। कर्नाटक रेसिडेंशियल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सोसाइटी ने गुज़िश्ता रोज़ एक सर्कुलर जारी किया था, जिसमें रिहायशी स्कूलों और कॉलेजों के अहाते में मजहबी त्यौहार मनाने पर पाबंदी आयद की गई थी, जो महकमा समाजी बहबूद के दायरे इख्तियार में आते हैं। जुमेरात की शाम कर्नाटक रेसिडेंशियल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सोसाइटी ने सर्कुलर वापस ले लिया, जिसमें कहा गया था कि रिहायशी सहूलियात में सिर्फ कौमी और इलाकाई त्यौहार और अजीम शख्सियात की बरसियां मनाई जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने तारीखी फैसले में सियासी पार्टियों के चंदा जमा करने के लिए 2018 में शुरू की गई मरकजी हुकूमत की इंतखाबी बॉन्ड स्कीम को गैर आईनी करार देते हुए मनसूख कर दिया। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस BR गोई, जस्टिस JP पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की आईनी बेंच ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर यह तारीखी फैसला सुनाया। अपने फैसले में बेंच ने इंतखाबी बॉन्ड जारी करने वाले बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को बॉन्ड जारी करने से भी रोक दिया। मजीद बरां अदालत ने सियासी जमातों को हिदायत दी है कि वो 15 दिन के अंदर अंदर वो बॉन्ड्स वापस करें जो कैश नहीं हुए हैं। SBI को बॉन्ड से मुतालिक तमाम तफसीलात 3 हफ्तों में यानी 6 मार्च तक इलेक्शन कमीशन में जमा कराने की भी हिदायत दी गई है। अदालत उज़्मा ने इलेक्शन कमीशन को यह भी हिदायत दी कि वो बॉन्ड से मुतालिक SBI से मौसूल होने वाली तफसीलात को अपनी वेबसाइट पर 1 हफ्ते के अंदर आम कर दें। अपने फैसले में आईनी बेंच ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के साथ ही इनकम टैक्स एक्ट और इससे मुतालिक अवामी नुमाइंदगी एक्ट में की गई तरामीम को भी मनसूख कर दिया। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने तृणमूल कांग्रेस की साबिक मेंबर पार्लियामेंट महुआ मित्रा को तलब किया। इन्हें पीर 19 फरवरी तक ईडी के दफ्तर में हाजिर होने की हिदायत दी गई। ईडी जराये के मुताबिक महुआ मित्रा को फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल एक्ट की खिलाफ वर्जी के मामले में तलब किया गया है। ताहम महुआ मित्रा ने कहा कि इन्हें कोई समन मौसूल नहीं हुआ। दरहकीकत महुआ का दावा है कि इनके खिलाफ ऐसे कोई इल्जामात नहीं लगाए जा सकते। वो ईडी को एक वकील के जरिए खत भी भेज रही है। ताहम ये वाजे नहीं है कि महुआ पेश होंगी या नहीं। महुआ को गुज़िश्ता दिसंबर में लोकसभा से बर्खास्त कर दिया गया था। लोकसभा की अखलाकियत कमेटी ने रिश्वत लेकर सवाल पूछने के मामले में महुआ को निकालने की सिफारिश की थी। इस बेदखली के हुक्म को चैलेंज करते हुए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से रुजू हुए। मुकदमा अभी ज़ेर-ए-अल्तवा है। बहरहाल महुआ के लिए ये एक और नई परेशानी खड़ी की जा रही है। उत्तराखंड के हल्द्वानी शहर में 8 फरवरी को हुए तशद्दुद के बाद से नाफिज कर्फ्यू में जुमेरात को नरमी दी गई। न्यूज़ पोर्टल ABP पर शाया खबर के मुताबिक नैनीताल के DM वंदना सिंह ने फसाद से मुतासरा इलाके में कर्फ्यू में नरमी का हुक्म जारी किया ताकि लोग अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरियात का सामान खरीद सकें। इस अरसे के दौरान अशिया ज़रूरिया की फराहमी के लिए दुकानें और कारोबारी इदारे खोलने की इजाज़त दी गई। हुक्म के तहत FCI गोदाम कॉम्प्लेक्स बनपुलपुरा इलाके के रेलवे बाजार में सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक नरमी दी गई थी। उत्तराखंड में इंतजामिया की जानिब से एक मकबरा और मदरसे पर गैर कानूनी होने का इल्ज़ाम लगाते हुए बुलडोजर चलाने के बाद तशद्दुद फूट पड़ा। इसके कई दिनों बाद मुतअद्दिद मुकामी बाशिंदों ने इल्ज़ाम लगाया कि पुलिस इनके घरों में दाखिल हो रही है और इनके घर वालों को बेदर्दी से मारा पीटा जा रहा है।
मुकामी लोगों का इल्जाम है कि 10 फरवरी की रात तकरीबन 10 और 10:30 बजे पुलिस ने इनके घरों पर छापा मारा और इनके अहल खाना की पिटाई की। हालांकि वो लोग फसाद में मुलविस नहीं थे, फिर भी पुलिस ने इन्हें सिर्फ मुसलमान होने की बिना पर घरों में घुसकर मारपीट का शिकार बना रही है। ये मुबैना कार्रवाई मरियम मस्जिद और मलिक के बगीचे के मदरसे को मस्मार करने के 2 दिन बाद हुई। शमा परवीन, जो एक मुकामी सरकारी स्कूल में मिड डे मील वर्कर के तौर पर काम करती है, उन्होंने द क्विंट को बताया कि 3 पुलिस वाले ज़बरदस्ती हमारे घर में दाखिल हुए। वो पूरी ताकत से लात मारकर दरवाज़ा तोड़ रहे थे। मैंने पुलिस वालों से कहा कि हम वहाँ नहीं थे और हमने कुछ नहीं किया, फिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। परवीन ने इल्ज़ाम लगाया कि घर के अंदर आने के बाद पुलिस ने पलंग को ज़मीन पर फेंक दिया और इसके बिस्तर के नीचे भी चेक किया। उन्होंने मेरे शौहर को मारना शुरू कर दिया। मेरी 12 साला बेटी चीखती रही, मेरे बाबा को मत मारो, लेकिन फिर भी उन्होंने इन्हें बुरी तरह से ज़दोकोप किया। मेरे शौहर को इतना मारा कि इनकी टांग टूट गई। उन्होंने कहा कि हम गरीब हैं, कहाँ जाए। इसी शाम रुखसाना के शौहर रहीम को भी हिरासत में लिया गया। रुखसाना के मुताबिक पुलिस इल्ज़ाम लगा रही है कि इसका शौहर 8 फरवरी को हुए पथराव का जिम्मेदार है, हालांकि वो मौके पर मौजूद नहीं थे। रुखसाना ने कहा कि बहुत ज़्यादा पुलिस वाले थे, उन्होंने बाहर कारों और टेम्पोस को नुकसान पहुंचाया। उस वक्त मैं और मेरी बेटी कुरान पढ़ रहे थे। उन्होंने मजीद कहा कि उन्होंने मेरे शौहर को बाहर बुलाया, बिस्तर को बाहर फेंका और इनको इतना मारा कि इनकी टांग टूट गई। वो इन्हें सड़क पर छोड़ गए, उन्होंने हमें भी मारा। मुबैना तौर पर तशद्दुद और पुलिस की कार्रवाई ने बहुत से मुकामी मुसलमानों को इलाके में अपने घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया है। उत्तराखंड के हल्द्वानी के मुसलमान बेयार और मददगार हो चुके हैं, इनकी मदद करने वाला कोई नहीं है। नाज़रीन, इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा। मेरा कुंबा दिल्ली में अधूरा है, वो रायबरेली आकर आप लोगों में मिलकर ही मुकम्मल होता है। ये मोहब्बतों का रिश्ता बहुत पुराना है और अपना ससुराल मुझे खुशकिस्मती से मिला है। रुकने पार्लियामेंट सोनिया गांधी ने रायबरेली के अवाम के नाम एक खत लिखा है, जिसमें उन्होंने अपने जज्बात की अक्कासी की है। खत की आखिर लाइन में उन्होंने तहरीर किया है कि मुझे और मेरे कुंबे को वैसे ही संभालेंगे जैसे अब तक संभालते आए हैं। इनकी इस बात से यह बात वाज़ेह हो गई है कि अब रायबरेली की कमान वो गांधी खानदान की तीसरी पीढ़ी के हाथों में ही सौंपेंगी। कांग्रेस के नौजवान लीडर कन्हैया कुमार ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं कि मोदी जी की गारंटी है। अगर बीजेपी की तरफ से कोई गारंटी होती तो हम इसे कुछ वक्त के लिए मान भी लेते, लेकिन अगर मोदी जी की तरफ से गारंटी है तो इस पर कभी भरोसा ना करें। कन्हैया कुमार ने कहा कि जिस आदमी ने शादी के बाद बीवी को छोड़ दिया हो, इस पर कैसे भरोसा किया जा सकता है। उन्होंने मजीद कहा कि हिंदू रस्म व रिवाज के मुताबिक 7 फेरे लेकर 7 जन्म तक साथ जीने की गारंटी ली थी, लेकिन वो भी पूरी नहीं की। इनकी कोई गारंटी नहीं है। कन्हैया कुमार ने कहा कि इनकी वाहिद गारंटी इस मुल्क की दौलत लूटकर अपने दोस्तों के खजाने में भरना है। नाज़रीन, कन्हैया कुमार के ख्यालात पर आपकी क्या राय है, कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र में राज्यसभा के 3 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। इन लोगों में साबिक सीएम अशोक चौहान, मेधा गडगल और डॉक्टर अजीत गोपा शामिल हैं। इनमें सबसे चौंका देने वाला नाम अजीत गोपाचड़े का है, जो 1992 में बाबरी मस्जिद के इन्हदाम के वक्त कार सेवक थे। यही नहीं, वो इस दौरान बाबरी मस्जिद की इमारत पर भी चढ़ा था और इसे गिराने वालों में शामिल है। इनकी बाबरी मस्जिद में चढ़ने की तस्वीर आज भी वायरल हो रही है। ऐसे में इन्हें राज्यसभा भेजने का फैसला अहम है। इससे कल मरकज की मोदी हुकूमत ने राम रथ यात्रा निकालकर बीजेपी को नई बुलंदियों पर ले जाने वाले लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिया था। इसके अलावा बाबरी मस्जिद इंहदाम से वाबस्ता एक और शख्स साबिक वज़ीर-ए-आज़म नरसिम्हा राव को भी हाल ही में ये एजाज़ दिया गया। नरसिम्हा राव तब वज़ीर-ए-आज़म था। इस तरह मोदी हुकूमत ने राम मंदिर तहरीक से जुड़े तीसरे शख्स को इज्जत दी है। खुद डॉक्टर अजीत गोपाचड़े ने रामलला के प्राण प्रतिष्ठा से एक दिन पहले अपनी तस्वीर शेयर की थी, जिसमें वो बाबरी मस्जिद की गुंबद पर चढ़ते हुए नजर आ रहा था। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तस्वीर शेयर करते हुए उसने लिखा था, रामलला की जिंदगी के वक़ार को देखकर मुझे फख्र है कि हमने भी इस तहरीक में कार सेवक का किरदार अदा किया। तेलंगाना कानून साज असेंबली में CAG रिपोर्ट पेश की गई, जिसमें रियासत की मुआशी सूरत हाल, कालेश्वरम प्रोजेक्ट की तामीर में इजाफी खर्च और फलाही स्कीमात के बजट में कमी की निशानदेही की गई। मार्च 2022 तक रियासत की मुआशी सूरत हाल पर CAG ने कहा कि बजट का मुआवजा न किया जाए तो फलाही स्कीमात के लिए कम रुकूमात मख्तस की गई है। रिपोर्ट में तालीम, सेहत व आबपाशी के शोबेजात की मंजूरियों का जायजा लिया गया। कालेश्वरम प्रोजेक्ट की तामीर में अचानक तखमीने में इजाफे की रिपोर्ट में निशानदेही की गई। CAG ने कहा है कि कालेश्वरम पर भारी रुकूमात खर्च करने के बावजूद ज़राअत शोबे को कोई फायदा नहीं हुआ है। रिपोर्ट में कहा गया है कि रीडिजाइनिंग दीगर तब्दीलियों की सूरत में 765 करोड़ का नुकसान हुआ।
सीएजी ने तालीम और सेहत के शोबे को नजरअंदाज करने की शिकायत की और कहा कि तालीम के शोबे पर महज 8% और सेहत पर 4% बजट खर्च किया गया। सीएजी ने कर्ज हासिल करने के आमदनी में इजाफा जाहिर करने का इंकशाफ किया। 2032-33 तक रियासत को भारी कर्जे पर 2,52,000 करोड़ सूद अदा करना पड़ेगा। सीएजी ने कालेश्वरम प्रोजेक्ट के कामों को अलॉट करने में महकमा आपाशी की खामियों की निशानदेही की है। रिपोर्ट के मुताबिक तफसीली प्रोजेक्ट रिपोर्ट की मंजूरी से कल 25,000 करोड़ मालियत के 17 काम अलॉट कर दिए गए। जरूरत के बगैर 3 टीएमसी पानी के लिए तामीराती काम किए गए, जिन पर 25,000 करोड़ का इजाफी खर्च आया है। सीएजी की रिपोर्ट ने रियासत में आसरा पेंशन की तकसीम पर एतराज जताया। कहा गया है कि आसरा पेंशन की तकसीम में बेकायदगियां की गई है। 2018 से 21 के दौरान ऑडिट की बुनियाद पर सीएजी ने इंकशाफ किया कि जामे खानदानी सर्वे की बुनियाद पर आसरा पेंशन तकसीम किया गया। रिपोर्ट में बताया गया है कि माजूरीन, बीड़ी वर्कर्स और तनहा जिंदगी बसर करने वाली ख्वातीन के पेंशन में 535 करोड़ की बदउनवानियां हुई है। तेलंगाना असेंबली में अलग हिसाब बजट मंजूर हो गया। डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि 6 गारंटी पर अमल करने बजट में 53,000 करोड़ रुपए मुख्तस किए और कहा कि रियासत पर 7,11,000 करोड़ रुपए कर्ज का बोझ आयद हो गया है। अभी तक मुहसला कर्ज और सूद की अदायगी के लिए मजीद कर्ज की जरूरत है। हुकूमत FRPM के हुदूद में कर्ज हासिल करेगी। बाजारघाट आतिशदगी महलूकीन के वर्षा को कांग्रेस हुकूमत एक्स ग्रेशिया अदा करेगी। पुराने शहर में मेट्रो रेल चलाने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से तबादला ख्याल के बाद जल्द संग बुनियाद रखा जाएगा। हुकूमत पुराने शहर के असेंबली हल्के चन्नानगुट्टे में 3 नए फ्लाईओवर्स तामीर करने के हक में है। फीस रीइंबर्समेंट और ओवरसीज स्कॉलरशिप के बकाया जात इक़्तिसाद पर अदा किए जाएंगे। बजट में मुबाहस पर जवाब देते हुए डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत ने हक़ाइक़ पर मबनी बजट पेश किया। हुकूमत की आमदनी और अखराजात का मुकम्मल जायजा लेने के बाद हकीकी बजट पेश किया गया है। स्पीकर तेलंगाना असेंबली जी प्रसाद कुमार ने रूलिंग देते हुए अरकान को पाबंद किया कि वो ऐवान में मोबाइल फ़ोन और इलेक्ट्रॉनिक आलात का हरगिज़ इस्तेमाल ना करें। असेंबली इजलास के आगाज़ के साथ ही स्पीकर ने रूलिंग सुनाते हुए कहा कि कुर्सी सदारत की इजाज़त के बगैर किसी भी वीडियो या ऑडियो को चलाना क़वायद की खिलाफ वर्जी तस्वुर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ऐवान में मोबाइल फ़ोन और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक आलात के इस्तेमाल से गुरेज किया जाए। स्पीकर ने मीडिया पॉइंट पर अरकान के इज़हार ख्याल का हवाला देते हुए कहा कि जब ऐवान की कार्रवाई जारी रहे, इस वक्त कोई भी रुकन मीडिया पॉइंट पर गुफ्तगू ना करें। चाय का वक्फा, लंच ब्रेक या फिर असेंबली के इल्तवा के बाद अरकान को इख्तियार रहेगा कि मीडिया पॉइंट पहुंचकर अपनी राय पेश करें। वाज़ेह के कल ऐवान से वॉकआउट के बाद BRS अरकान को मीडिया पॉइंट पर जाने से रोक दिया गया था। पुराने शहर के फलकनुमा तक चन्नानगुट्टा जाने वाला फ्लाईओवर ब्रिज से मुतसिल ब्रिज की तामीर अंदरून 3 माह मुकम्मिल हो जाएगी और फलकनुमा तक चन्नानगुट्टा ट्रैफिक मसाइल को हल कर लिया जाएगा। रेल ओवर ब्रिज से मुतसिल ब्रिज की तामीर कई माह से रेलतवा थी और असेंबली इंतखाबात से कबल इसके कामों का आगाज़ किया गया था, लेकिन अब कामों की रफ्तार तेज़ हो चुकी है। कहा जा रहा है कि आइंदा 3 माह में नए फलकनुमा रेल ओवर ब्रिज को कारकर्द बनाया जाएगा। ब्रिज के दोनों जानिब रैम्प की तामीर मुकम्मिल हो गई और अब पटरियों पर जो स्लैब तैयार किया जाना बाकी है, जो अंदरून 2 माह मुकम्मिल होने का इम्कान है। हुकाम का कहना है कि मुतसिल ब्रिज के तामीराती कामों की आजिलाना तकमील की हिदायत दी जा चुकी है। तवील मुद्दत से ज़ेर-ए-अल्तवा ब्रिज की तामीर के बाद चन्नानगुट्टे से फलकनुमा जाने वाली ट्रैफिक के लिए अलहदा ब्रिज पर रोज़ाना ट्रैफिक जाम के मसाइल के खात्मे का सबब बनेगा। ब्रिज की तामीर के लिए फलकनुमा से चन्नानगुट्टा सड़क पर जिन जायदादों को हासिल किया गया था, इन्हें सड़क की तौसीक के लिए हटा दिया गया है ताकि इस राहदारी पर ट्रैफिक मसाइल को ख़त्म किया जा सके। ज़राए के मुताबिक मुतसिल ब्रिज की आजिलाना तामीर के लिए GHMC से रेलवे को रेलवे ट्रैक पर ब्रिज की तामीर से वाकिफ़ करवाया जा चुका है और ओहदेदारों ने तामीराती हुकाम और एजेंसियों से रब्ता करके रेल ओवर ब्रिज के कामों की तकमील के सिलसिले में दरकार सहूलतों की फराहमी के मुतालिक इजाज़तनामे जारी कर दिए हैं, जिसके नतीजे में ब्रिज के कामों की रफ्तार को तेज़ कर दिया गया ताकि जल्द से जल्द काम मुकम्मिल हो सके। साबिक मरकजी वज़ीर रेणुका चौधरी और यूथ कांग्रेस के कौमी लीडर अनिल कुमार यादव ने तेलंगाना से राज्यसभा के लिए अपने पर्चा नामजदगी दाखिल किया। चीफ मिनिस्टर व सदर PCC रेवंत रेड्डी, तेलंगाना में कांग्रेस उमूर के इंचार्ज दीपा दास मुंशी, वज़रा नागेश्वर राव, श्रीनिवास रेड्डी और श्रीधर बाबू के साथ रेणुका चौधरी और अनिल कुमार यादव ने असेंबली के रिटर्निंग ऑफिसर को पर्चा नामजदगियां हवाले किए। दूसरी तरफ BRS के उम्मीदवार रवि चंद्रा ने भी अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। इनके साथ कई BRS के अरकान असेंबली मौजूद थे। पर्चा नामजदगियों के अदखाल की आखिरी तारीख जुमेरात को खत्म हो गई। आज जुमे को पर्चा नामजदगियों की जांच की जा रही है। रुकन असेंबली चन्नानगुट्टा व कायदे मजलिस मुक़न्नना पार्टी अकबरुद्दीन अवैसी ने तेलंगाना कानून साज असेंबली में कहा कि मरकज़ हमेशा तेलंगाना और जुनूबी रियासतों के साथ फंड्स की फराहमी में नाइंसाफ़ी कर रहा है। मरकज़ी मुहासिल में मुल्क की जुनूबी रियासतों को इनका जायज़ा हक हासिल नहीं दिया जा रहा है।
बेहतर मुआशी मुजाहरा और आबादी की शरह में कमी के बावजूद जनूबी रियासतों को नज़रअंदाज किया जा रहा है और शुमाली रियासतों को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रांट्स और फंड्स दिए जा रहे हैं। असेंबली में तसर्रुफ बिल पर मुबाहसा में हिस्सा लेते हुए अकबरुद्दीन ओवैसी ने बताया कि आंध्र प्रदेश, केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक और तेलंगाना को जो सेंट्रल टैक्स का हिस्सा दिया गया वो 16% है। इसके मुकाबले में उत्तर प्रदेश को 2,18,000 करोड़ रुपये फराहम किए गए जो 18% है। इससे पता चलता है कि जनूबी रियासतों के साथ नाइंसाफ़ी की जा रही है। अकबरुद्दीन ओवैसी ने बताया कि 31 मार्च 2025 तक रियासत का अवामी खर्च 4,10,000 करोड़ तक पहुँच जाएगा। उन्होंने रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि वो शादी मुबारक और कल्याणा लक्ष्मी स्कीमात के ज़रिए अल्तवा 1 लाख से ज़्यादा दरख्वास्तों की यकसई के लिए फौरी फंड्स फराहम करें। अकबरुद्दीन ओवैसी ने बताया कि कांग्रेस ने इस स्कीम के तहत रकम में इजाफा और सोने की फराहमी का भी वादा किया था, लेकिन दरख्वास्तें कई ज़ेर अल्तवा हैं। मुस्तहिक अफराद हुकूमत की इमदाद के मुंतज़िर हैं। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन ओवैसी की शख्सी कोशिशों और कानूनी टीम को बरवक्त चौकस करने के नतीजे में मुशीराबाद के बोकाराम में वाक़ 200 साल कदीम मस्जिद को शहीद होने से बचा लिया गया, जहां अदालत ने कुतुबशाही दौर की इस मस्जिद की शहादत पर हुक्म इल्तवा जारी कर दिया। सैयद जुल्फ़िकार अली, सदर इंतज़ामी कमेटी मस्जिद आकिल शाह रहमतुल्लाह अलैह बोकाराम मुशीराबाद ने बताया कि GHMC के हुक्काम मुसलसिल धमकी दे रहे थे कि वो इस मस्जिद को शहीद कर देंगे, जबकि यह मस्जिद न सिर्फ वक्फ बोर्ड में दर्ज है बल्कि सर्वे कमीशन की रिपोर्ट में भी इस मस्जिद का जिक्र किया गया। जुल्फ़िकार अली ने बताया कि उन्होंने इस मामले से असदुद्दीन ओवैसी को मुतला किया, जिन्होंने फौरी तौर पर कानूनी टीम को मुतहरिक करने का मशवरा दिया और हाई कोर्ट में दरख्वास्त दाखिल की गई, जहां फरीकीन के दलाइल की समाअत के बाद फाजिल जज जस्टिस B विजय सेन रेड्डी ने इस कदीम मस्जिद की शहादत पर हुक्म इल्तवा जारी किया, जो कुतुबशाही दौर में तामीर की गई है। दरख्वास्त गुजार के वकील G अरुण कुमार ने बताया कि अदालत ने इस केस में मुद्दई अली खान को नोटिसें भी जारी करते हुए जवाब दाखिल करने की हिदायत दी है। हल्का असेंबली कारवान के इलाके गोलकुंडा मोहम्मदी लाइन से अफजल खान, लड्डू खान, इमरान खान, अब्दुल मोइस खान, अब्दुल हमीद खान, हकीमपेट के सैकड़ों नौजवानों ने इंचार्ज हल्का कारवान उस्मान बिन मोहम्मद अल हाजरी और इंचार्ज हल्का असेंबली मलकपेट शेख अकबर ख्वाजा बिलाल साबिका कॉरपोरेटर की क़यादत में इमरान प्रताप गिरी, रुकन पार्लियामेंट व चेयरमैन ऑल इंडिया माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से मुलाकात की। इमरान प्रताप गिरी, रुकन पार्लियामेंट ने कांग्रेस पार्टी का खंडवा पहनाते हुए कांग्रेस पार्टी में सैकड़ों नौजवानों को शामिल किया। इस मौके पर यूथ लीडर मकबूल अल हाजरी, चेयरमैन ग्रेटर हैदराबाद वक्लती डिपार्टमेंट अशफाक खान, अब्दुल कादर अमूदी, आमिर बिन ज़ियाद, मोहम्मद रियाज, गोलकुंडा डिवीजन प्रेसिडेंट इरफान कादरी, मोहम्मद सैफुद्दीन, अब्दुल्ला बिन उस्मान अल हाजरी भी मौजूद थे। सेंट्रल क्राइम स्टेशन पुलिस ने हाईकोर्ट के सीनियर वकील वेदला वेंकट रमना और मजलिस पार्टी के मलकपेट के रुकन असेंबली अहमद बलाला के खिलाफ धोखाधड़ी और धमकाने का एक मुकदमा दर्ज किया है। बताया जा रहा है कि 25 जनवरी को CCS को IS सदन पुलिस स्टेशन से एक केस फाइल हासिल हुई, जिसमें इन अफराद के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। तफसीलात के मुताबिक 66 साल डॉक्टर CH यादगिरी साकिन खुदबुल्लापुर मंडल जिला मेरचल मलकाजगिरी ने पुलिस में दर्ज की गई शिकायत में इल्जाम आयद किया कि वाउरमपेट विलेज में वाक़ अराजी से मुतालिक तनाज़ा केस फाइल वेदला वेंकट रमना के हवाले करते हुए इस केस की पैरवी के लिए 30 लाख रुपए अदा किए थे। इसी तरह इस वकील को गुज़िश्ता 18 साल में लाखों रुपए की फीस अदा की गई थी। इसी दौरान मुकदमे का फैसला डॉक्टर CH यादगिरी के हक़ में होने के लिए जज 10 करोड़ रुपए की रकम का मुतालबा किया था और इस दौरान 7 करोड़ रुपए वेंकट रमना के हवाले किए गए। रकम हासिल करने के बाद फैसला इनके हक़ में न आने और जज के लिए दी हुई रकम ना लौटाने पर डॉक्टर यादगिरी ने वकील को इंतबा दिया था और इस सिलसिले में शिकायत करने की बात बताई थी। इसी दौरान दरख्वास्त गुजार ने FIR में यह भी दावा किया है कि सेंट्रल वकील ने मजलिस के मलकपेट रुकन असेंबली अहमद बलाला को इस्तेमाल करते हुए इन्हें धमकियां देना शुरू किया। डॉक्टर यादगिरी ने यह भी दावा किया है कि सीनियर वकील वेंकट रमना और रुकन असेंबली अहमद बलाला इन्हें मुसलसिल धमकियां दे रहे हैं और इस सिलसिले में कार्रवाई का मुतालबा किया। IS सदन पुलिस इस सिलसिले में इब्तिदा में धोखाधड़ी और धमकाने का एक मुकदमा दर्ज करते हुए इस केस फाइल को CCS पुलिस के हवाले कर दिया, जहां पर फिर एक मरतबा असरनो FIR जारी की गई है और तहकीकात की जा रही है।